ना खाता ना बही, प्रतिमा लगेगी वहीं। और मुझे आज बेहद खुशी है कि जो बात मैंने जब कही थी, जो स्लोगन दिया था, आज वो हर आदमी की जुबान पर था। और ये हमने पहले दिन से कह दिया है। मैं भी कोर कमेटी का मेंबर हूँ, इस मूर्ति लगवाने वाली जो कमेटी है उसका मेंबर हूँ मैं। मैंने पहले दिन से कहा है कि मोदी जी इतने लोगों में मानते हो तो इतने में मान जाए, भारत बंद करना हो तो मान जाए। वो जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम उन्हें मनाते रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूर्ति है, उसका जो कद था, जो उसकी हाइट थी, और उसके सामने बड़े से बड़ा आदमी प्रधानमंत्री जी भी जब वह पुष्प चढ़ाने जाते थे, राष्ट्रपति जी पुष्प चढ़ाने जाते थे 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को, तो उस मूर्ति का जो सौंदर्यकरण था, जो देखते ही बनता था, पार्लियामेंट की तरफ उंगली करते हुए, और इतनी मतलब कम से कम 50 फुट ऊंची मूर्ति बाबा साहब की, वो अपने आप में अनमोल थी। और वो जो मूर्ति मैं बता दूं, वो बड़े अथक प्रयासों से लगी है। उसके लिए 10 साल तक आंदोलन चला, लाखों लोग जेल गए, हमारी कई माओं ने, हमारी बहनों ने जेल में बच्चों को जन्म दिया। और बीपी मौर्य साहब का बड़ा तगड़ा आंदोलन था जब वो मूर्ति लगी। और वो मूर्ति सरकार ने नहीं लगाई, वो मूर्ति समाज ने अपने पैसे से खरीद के लगाई थी वहाँ। तो इन हरामखोरों को किसने और वो दे दिया कि भाई तुम इस मूर्ति को बिना पूछे चोरों की तरह रात के अंधेरे में वहां से हटा दो? ये किसने अधिकार दिया? किसको विश्वास में दिया? पक्ष से पूछा, विपक्ष से पूछा, नेता प्रतिपक्ष से पूछा, किससे पूछा? डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान का डायरेक्टर है, उससे पूछा? किसी से नहीं पूछा गया। चोरों की तरह मूर्ति हटाई गई और मूर्ति बैक साइड में लगा दी गई, जिसका कद भी घटा दिया गया, और बाबा साहब को पार्लियामेंट के पीछे ले गए। तो हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई इस बात की है कि आपने किसकी मूर्ति लगाई वो जानो, वो मत जानो। लेकिन पहली लड़ाई ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जहां पहले लगी हुई थी, जिस हाल में थी, उसी हाल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। जब तक नहीं लगेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जिस मोदी जी के वित्त सलाहकार समिति के चेयरमैन विवेक दोबरा ये कहते हो कि हम संविधान बदलने आएंगे, 400 से पार सीट दीजिए, उनके सांसद, उनके मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े कहते हो कि हम संविधान बदलेंगे, जिनके दिल में मनुस्मृति और दिमाग में हिंदू राष्ट्र चल रहा हो, अगर आपको लगता है कि वो लोग जो है भारत में समानता और बंधुता की बात कर रहे हैं, तो भी थोड़ा सा शक है कि आप कौन सी समानता की बात कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अम्बेडकर वादियों का आंदोलन बेकार जा रहा, उनका पैसा, उनका समय बेकार जा रहा, तो शायद आप इसको फिर थोड़ा सा स्टडी करिए। मैं कहता हूं कि जब जब अम्बेडकर वादी बाहर निकले हाथ में लठ लेकर के और नीला कफन बांध के सर से, तब तब इतिहास लिखा गया है। भीमा कोरेगांव का इतिहास हो, या 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हो, या सहारनपुर शब्बीरपुर कांड के बाद में इसी संसद मगर में जहां मैंने 3 बड़े प्रोग्राम किए, 1 लाख लोग जिनमें, जिनका संचालन राहुल नागपाल ने किया, वहां पर ग्रेट समाज की टोपी लगा करके जो लोग घूम रहे थे, जिनको कभी शर्म आती थी, उस अपमानित शब्द को हमने सम्मानित बनाया। तो ये अम्बेडकरवादियों की पहचान है। 2 अप्रैल 2018 को अम्बेडकरवादी नहीं निकलते, समतावादी नहीं निकलते, तो देश के अंदर SC ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 बहाल नहीं होता। ये अम्बेडकरवादियों की जीत है। मूर्ति तो मोदी जी को वहां लगानी ही पड़ेगी, और जब तक नहीं लगेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हर कीमत पर, हर हाल में हम ये सरकार की नाक में दम करके रखेंगे। पूरे देश के लोग शामिल हुए थे, हर स्टेट से लोग आए थे, और यहाँ पर कम से कम 50,000 आदमी था, और 50,000 से ज्यादा आदमी हमारा बॉर्डर पर बसों के रूप में जो रोका गया है, वो मोदी हमेशा करते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। दिक्कत यही हो रही है कि यहाँ आएंगे, अभी हेलीकॉप्टर से मोदी जी देख करके गए थे, मोदी जी देख करके गए हेलीकॉप्टर से कितनी भीड़ है, तो वो सारा सर्वे कर रहे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती तो हम इसको मंच को और पीछे ले जाते, तो वो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। कब तक ये बैठे रहेंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आंदोलनों से नेता निकलते हैं, और नेता समाज का नेतृत्व करते हैं। और वो नेता, अगर यहाँ पर जितने लोग मंच पर बैठे थे, निसंकोच रूप से वो कोई सब 50 से ऊपर के थे, 60 से ऊपर के थे, और 70 के करीब के थे। तो इनसे उम्मीद करना, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी क्रांति करेंगे, तो इनसे तो उम्मीद करना बेकार है। इनमें आधे से ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग वाले नेता थे, ठीक है ना, और आधे से ज्यादा वो नेता थे बेचारे जो 70 साल से ऊपर के हो गए। अब उन्होंने सोचा कि चलो बाबा साहब के बहाने का आंदोलन करते, समाज आ गया, समाज बुलाया गया, क्योंकि बाबा साहब के लिए समाज आया। कोई मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति ये सोचे कि वो उनके लिए आया, उनके लिए कोई नहीं आया, ये बाबा साहब के लिए आया है। भीड़ को भुना करके कोई MP MLA का टिकट ले ले तो ठीक है, अच्छी बात है, ले लो, बन जाओ, जीतो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। भीमा कोरेगांव की लड़ाई भी मान सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई थी। शब्बीरपुर सहारनपुर कांड की भी लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी। 2 अप्रैल 2018 की लड़ाई भी मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी। मेरठ का जो श्री राम चमार का जो कांड है, वो भी मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई आंदोलन था, लड़ाई थी। और आज की जो लड़ाई है, ये भी मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। सारी लड़ाइयों में एक चीज कॉमन है कि हमारी लड़ाई
हमारे स्वाभिमान से शुरू होती है और हमारे स्वाभिमान के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा वो हमें बर्दाश्त नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे स्वाभिमान हैं और उनके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा ये हमें बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, करोड़ों करोड़ मिलियनों में लोगों ने वीडियो देखे, मेरे लोगों ने मुझे फोन करके धमकी भी दी, आप ऐसा मत बोलो, वर्गीकरण के पक्ष में ये है वो वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आज अपनी जीत समझ रहा हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 3 मुद्दे उत्तर उठाए थे, वर्गीकरण, कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर वाला मामला वापस ले लिया है। 2 बचे, हिम्मत रखिए ये 2 भी वापस जाएंगे। दलितों की मैं फूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दलित एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। चंद्रशेखर जिस तरीके से संसद में अपनी आवाज उठा रहे हैं, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज उनकी बुलंद हो रही है, वो तीखे स्वर में वो बात कर रहे हैं, इससे क्या लग रहा है कि समाज में जो और राजनीतिक पार्टियों में जो जिसे लोग अपनी पार्टी कहते हैं उनमें खलबली मची हुई है क्या? चंद्रशेखर करने क्या गया था पार्लियामेंट में, पहले ये बताओ। यही काम करने के लिए गया था ना। और जब वो हमारे साथ आंदोलन करता था, हमारा तो छोटा भाई है, हमने तो नेता भी स्वीकार किया उसको। जब वो हमारे साथ आंदोलन करता था तब भी चंद्रशेखर इसी बात को इसी मुखरता से बोलते थे। तब भीम आर्मी बन गई, उसके बाद में जब आजाद समाज पार्टी बनी तब भी उसी मुखरता से बोलते थे। क्या उससे पहले एक चुनाव हारे वो विधानसभा का गोरखपुर से, तब भी उसी मुखरता से बोलते थे। और आज जीत करके सदन में गए तब भी उसी मुखरता से बोले। अब देखना ये है कि ये मुखरता कब तक रहती है। अगर इस मुखरता में गिरावट आएगी तो हमारे जैसे लोग बोलेंगे, और जब तक नहीं आएगी हम चंद्रशेखर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। क्योंकि हमने चंद्रशेखर रावण को इसीलिए पार्लियामेंट में भेजा है कि इस राम राज में एक रावण भी पार्लियामेंट में होना चाहिए, ताकि इनको लगे कि कोई तुम्हारा विरोधी भी है। जो सांसद किसी पार्टी के रहमो करम पर जीत करके गया है, बीजेपी ने टिकट दे दिया, बसपा ने दे दिया, कांग्रेस ने दे दिया, किसी फला पार्टियों ने टिकट दे दिया और वो जीत करके चला गया, तो उसे अपना टिकट बचाना है। वो अपने उनके रहमो करम पर जीत के गया। चंद्रशेखर किसी के रहमो करम पर जीत करने गया, वो अपनी ताकत से जीत करके गया। पप्पू यादव अपनी ताकत से जीत करके आया, राजकुमार राउत अपनी ताकत से जीत करके आया। और ये वो लोग हैं कि जो मुखरता होकर के बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो फिर समाज अगली बार इनको वोट नहीं करेगा। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।